तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीमेट 2025 ओवर हो चुका है और काफ़ी सारा क्वेरीज आ रहा था मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है सो दैट कि मैं मेजॉरिटी डाउट यहाँ पे कवर कर दूँ। ठीक है ना, कुछ ऐसे डाउट रहते हैं जो मतलब बहुत पर्सनलाइज रहता है तो वो मैं इंस्टाग्राम पे ही बता देता हूँ, बट कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो सब लोगों को आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो यार, मे बी तुम लोग अलग कॉलेज से हो, मैं मान लिया। ठीक है ना, अलग कंपनी में जाओगे ये भी मैं मान लिया, अलग अलग जॉब लोकेशन होगा ये भी मैं मान लिया, बट तो ये पाथ होता है ना, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दोगे, यहाँ पे इंटर्नशिप वाला फेज आएगा, यहाँ पे सेकंड ईयर में प्लेसमेंट होगा, फिर तुम जॉब में आओगे, तो ये पाथ सेम ही रहेगा। ठीक है ना, ये जो पाथ रहता है ना वो सेम ही रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा, मैं एच में हूँ, तुम रहोगे जेपी मॉर्गन में या मॉर्गन स्टैनली में। ठीक है ना, सिटी में, तो डिफरेंस यही आएगा। ठीक है ना, डिफरेंस यही आएगा, बट पाथ सेम ही रहता है। तो इसीलिए मैं कुछ डाउट्स ऐसे कवर करूंगा जो तुम लोगों को में भी यूज़ आए। तो ठीक है ना, तो मैं तुम ही लोग के डाउट लिया हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ब्रीफ दे दूँगा मैं क्या क्या कवर करूँगा। देखो, कॉलेज क्वेरीज देखेंगे, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज का ये बहुत ज़्यादा आता है कि इस परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, आप बता दो कोई अच्छा कॉलेज। तो मैं बात करूँगा इस चीज़ पे। ठीक है ना, पीआई क्वेश्चंस, अब काफ़ी लोग बी स्कूल में जब एंट्री लेंगे तो क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पीआई में। ठीक है ना, तो वो चीज़ पे देखेंगे। एक डाउट था कि सी एफ ए एट ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है ना, एक चीज़ होता है सी एफ ए एफिलिएटेड कॉलेज, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सी एफ ए एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। एक करंट प्लेसमेंट्स कैसा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना, लोन डाउट्स ये भी देखेंगे, और मास रिक्रूटमेंट इन एमबीए। देखो, एक मास रिक्रूटर करके एक टर्म होता है, काफ़ी लोग तुम लोग बीटेक वगैरह में सुने होंगे। ठीक है ना, बीटेक वगैरह में सुने होंगे कि एक मास रिक्रूटर आती है और सबको प्लेसमेंट दे देती है। ठीक है ना, भले पैकेज कम रहता है बट प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये चीज़ अभी एमबीए में भी थोड़ा सा मेरे को देखने को मिला है। ठीक है ना, कुछ लोग बता रहे थे, तो देखते हैं इस चीज़ पे। तो देखो, सबसे पहला डाउट क्या है, सर डू यू रिकमेंड मी टू टेक एडमिशन इन आईएफएमआर। देखो, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं ना हाँ बोल सकता हूँ ना मैं ना बोल सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा तो चैनल है नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ तुम लोग कुछ भी कर लो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आईएफएमआर में प्लेसमेंट्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस चीज़ पे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, वहाँ से तुम क्लैरिटी ले लेना। लास्ट स्लाइड पे मैंने कुछ ऐड किया है वहाँ पे बताने के लिए, बट ठीक है। अब मैं रिकमेंड करूँ नहीं करूँ, देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में प्लेसमेंट्स थोड़ा सा डाउन चल रहा है हर कॉलेज में। और हमारे टाइम 12 से 13 फिक्स चलता था, अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है ना, बट अब लेना चाहो तुम्हारे पास कुछ और, देखो हमेशा कॉलेज को कंपेयर करके लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली अब ऑब्वियसली जिसका जिसका भी है मैं सबको बता दे रहा हूँ। देखो, होता क्या है ना कि तुम्हारे पास हमेशा एक कंपेयर करने के लिए चीज़ें रहना चाहिए, ए अच्छा है या बी अच्छा है। ठीक है ना, ये हमेशा कंपेयर करके, अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है तो तुम ले ही लोगे, फिर क्या करोगे, बट तुम्हारे पास कोई और भी ऑप्शन है तो तुम उसको कंपेयर करके देख सकते हो। तो ये हमेशा एक बेटर सोल्यूशन रहता है। ऑप्शंस हमेशा अपने पास खुले रखो सो दैट कि तुम कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो ओवरऑल इट मीन्स एडमिशन लेना रिस्की है बिकॉज प्लेसमेंट डाउन है। ठीक है, इस चीज़ पे बात करेंगे। प्लेसमेंट देखो डाउन है आईफएमआर का, बट अभी कुछ चीज़ें हुई हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, बट हाँ, हमेशा तुम्हारा कॉल रहेगा। तुमको यूट्यूब पे अगर कोई भी बोलता है कि कॉलेज अच्छा है एडमिशन ले लो, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ऑब्वियसली तुमको कंपेयर करने के लिए तुम्हारे पास रहना चाहिए कुछ, और हमेशा तुम्हारा कॉल रहता है। यूट्यूब पे तुम बस केवल केवल सजेशन देख सकते हो। ठीक है ना, मैं कभी भी बोलता नहीं कि ये कॉलेज में एडमिशन ले लो या वो कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ है। भैया, डज आईएफएमआर फॉर्म, देखो को फॉर्म कभी रीओपन नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है ना, फॉर्म कभी रीओपन नहीं होता। हाँ, अगर जैसे कि मान लो कि सीमेट का रिजल्ट आता है और तुम फॉर्म पहले से फिल किए हुए रहते हो, समझना, फॉर्म तुम पहले से फिल किए हुए हो और सीमेट का रिजल्ट आया है, तो फॉर्म केवल और केवल इसलिए ओपन होता है सो दैट कि तुम अपना स्कोर फिल कर पाओ, सो दैट कि अपना तुम स्कोर फिल कर पाओ, तुम अपना परसेंटाइल वहाँ पे बता पाओ। अगर परसेंटाइल तुम्हारा अच्छा होगा तो तुमको कॉल आएगा, अगर नहीं अच्छा होगा तो नहीं आएगा। तो फॉर्म केवल और केवल उसी लिए ओपन होता है सो दैट कि तुम अपना स्कोर फिल कर पाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि तुम फिर से पूरा फॉर्म भरोगे, तुम देख लोगे कि नहीं ठीक है मेरा स्कोर अच्छा आ गया एसीमेट में, अब मैं फॉर्म फिल करता हूँ पूरा कंप्लीटली, नहीं, ऐसा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, और मैं श्योर हूँ लाइक 90%। बाकी अब कुछ चेंजेस आया होगा तो पता नहीं। ठीक है ना, बट फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होता, केवल केवल स्कोर भरने के लिए फिल होता है, मतलब ओपन होता है। और ये सब कॉलेज में मेजोरिटी में यही सीन रहता है, चाहे तुम के जे सोमैया ले लो, चाहे तुम वेलिंगकर ले लो, और सारे कॉलेज में, मेजोरिटी कॉलेज में यही होता है। क्योंकि अगर तुम यार देखो, सोचो ना, अगर तुम्हारा स्कोर आ जाएगा तो तुम फिर फिल करोगे फॉर्म। ठीक है ना, तो मान लो कि तुम्हारा स्कोर नहीं आया और तुम फॉर्म फिल करोगे ही नहीं, तो कॉलेज पैसा कैसे कमाएगी, कॉलेज पैसा कैसे कमाएगी। ठीक है ना, तुम्हारे फॉर्म से ही तो पैसा कमाती है वो, तो वो भी चीज़ है। आई गॉट 84% इन कैट 776 एकेडमिक नॉन फ्रेश एंड। देखो, चांसेस ऑफ कन्वर्जन वाले चीज़ के लिए ना, मैंने एक लास्ट वीडियो जो आईएफएमआर वाली मैंने बनाया था, मैंने जो आईएफएमआर वाला वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया था कि क्या होता है चांसेस। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, देखो।
देखो एकेड तुम्हारा 60 के ऊपर रहना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम क्राइटेरिया इतना रहना चाहिए कैट, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद देखो, मान लो कि किसी कॉलेज का कट ऑफ है, मान लो 85 परसेंटाइल, किसी कॉलेज का कट ऑफ है 85 परसेंटाइल, तो तुमको अगर तुम्हारा प्रोफाइल डिसेंट है तो 87 88 में भी कॉल आ जाएगा। प्रोफाइल डिसेंट का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल डिसेंट का मतलब कि तुम्हारा 12th 10th अच्छा है, ग्रेड का स्कोर अच्छा है, कुछ सर्टिफिकेशंस है तुम्हारे पास, वर्क है तुम्हारे पास, तो तुमको इसमें कॉल आ सकता है। बट अगर तुम्हारा मतलब ग्रेजुएशन का स्कोर नॉर्मल है, 10th 12th नॉर्मल है, तो फिर इतने पे कॉल नहीं आएगा। तो तुमको यहाँ पे एम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे इसको 87 88 पे आ रहा था, तो तुमको यहाँ पे कम से कम भी तो 93 या 94 लाना पड़ेगा। मतलब ये कोई श्योर शॉर्ट नंबर नहीं है, बट मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा था कि ऐसा होता है, ठीक है। ये कोई श्योर शॉट नहीं है कि हाँ ये इतना कट ऑफ है तो इतने पे एकदम आ ही जाएगा, नहीं, बट चांसेस है कि ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो तुमको थोड़ा सा परसेंटाइल ज़्यादा लाना पड़ता है। तो वही वाली चीज़ है। तो ये तुम कैसे देखोगे? मान लो कि तुम्हारा कोई स्कोर है, मान लो कि तुम्हारा एक्स वाई जेड कोई स्कोर आ गया, ठीक है ना, कुछ एक्स वाई जेड परसेंटाइल है। अब तुम कैसे देखोगे तुमको कॉल आएगी कि नहीं आएगी, या तुमको कॉलेज कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो वही वाली चीज़ है। तुम्हारा अगर एकेड अच्छा है, तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ज़्यादा परसेंटाइल आया है, बहुत बहुत कम से ज़्यादा है, तो मतलब तुम फिल कर सकते हो। अगर तुम्हारा एकेड वगैरह कुछ नहीं है, तो तुमको बहुत मिनिमल जो परसेंटाइल है यहाँ से बस थोड़ा सा जो बढ़ता है उस पे कॉल नहीं आएगा, तुमको थोड़ा सा ज़्यादा अचीव करना पड़ेगा, तो ही तुमको कॉल आएगा। अब क्या तुम पूछोगे कि श्योर शॉट क्या परसेंटाइल होना चाहिए? तो देखो यार, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है पैनलिस्ट पे, तुम्हारे इंटरव्यू पे भी। मान लो कि तुमको कॉल आ गया, तो फाइनल कन्वर्जन भी तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारा इंटरव्यू प्रॉपर होगा। तो अब तुम बोलोगे कि मैं फॉर्म फिल कर दूँ फिर मुझे कॉल ना आए, तो देखो यार, यहाँ पे पैसा बर्बाद होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको अपने पैसे पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। बिना उसके नहीं होगा। मतलब एमबीए में यार यही चीज़ है, मतलब तुम सब कॉलेज का फॉर्म भरो इंडिविजुअल, तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। अगर तुमको कॉल नहीं आए तो तुम्हारा पैसा वेस्ट हो गया, तो ये तुमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। मेरा खुद यार बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ था। मतलब मैंने बहुत सारे कॉलेज के फॉर्म भरे थे, बट कुछ से आ रहा था, कुछ से नहीं आ रहा था, तो कुछ कह नहीं सकते उसका, ठीक है ना, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे पैसे पे रिस्क लेना ही पड़ता है, यही एक सोल्यूशन है। अगर इतना सोचोगे तो फिर एमबीए छोड़ दो, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा होता है। तो वो चीज़ है। ठीक है, अब देखो भाई बैच में कितने लोग लोन लेते हैं? देखो लोन मेजॉरिटी लोग लोन लेते हैं। मान लो कि 100% बैच है, तो यहाँ पे तुमको दिखेंगे कि 85% लोग लोन लेते हैं, 80 से 85% लोग लोन लेते हैं। मैंने मतलब बहुत कम लोगों को सुना है कि लोन नहीं लेते हैं। तो लोन लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वहाँ से पूछोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ईजिली लोन देता था। अब कैसे पता करें ये चीज़? देखो कैसे पता करें? अब देखो, एक तो तुम मान लो कि तुम कोई एक्स वाई जेड कॉलेज में जा रहे हो, तो एक तो वहाँ से अलुमनाई से पूछ लो कि तुम लोग कौन से, तुम्हारे बैच में से कहाँ से लोन ले रहे हैं, वो पता चल जाएगा। अब वो बता देता है। मान लो कि एक बैंक बोलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सब बैंक करती है, ऐसा नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी बैंक्स करती है। तो इन लोगों का एक लिस्ट आता है, ठीक है ना, एजुकेशन लोन करके इन लोगों का एक लिस्ट आता है। और ये लोग क्या करती हैं, बैंक्स क्या करती हैं, कॉलेज को ए रैंकिंग, बी रैंकिंग और सी रैंकिंग में डिवाइड करती है। ठीक है, ए रैंकिंग में तुमको मेजोरिटी आईएम्स दिख जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे आईएम्स तो दिखेंगे ही। बी वाले में तुमको थोड़े से टायर टू कॉलेज और कुछ बेबी आईएम्स दिख जाएंगे, ऐसा होगा। और कभी कभी तुमको कुछ टायर टू कॉलेज सी कैटेगरी में भी दिखेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम देख सकते हो। यहाँ पे ये बेसिस शायद परसेंट के बेसिस पे रहता है, और या तो तुम अगर ग्रेड सी वाले में हो तो तुमको कुछ कोलेट्रल भी देना पड़ सकता है, और ए वाले में तुमको कभी कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। तो ये डिफर करता है ये थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं एग्जाम्पल के लिए, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, बट बीओबी बहुत ईजिली आईएफएमआर के लिए लोन दे रही थी सबको। बट एक बैंक थी, ये आईएफएमआर को बी कैटेगरी में डाली हुई थी शायद, और एक कोई बैंक थी, मान लो कि एक्स वाई जेड, नाम मुझे याद नहीं है, ये आईएफएमआर को सी कैटेगरी में डाली हुई थी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है बैंक्स पे। तो अगर तुमको पता करना हो कि ये कॉलेज में मतलब इस कॉलेज के लिए कौन सी बैंक लोन दे रही है बहुत ईजिली, तो तुमको ये एलुमनाई बता देगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और हाँ मिल जाता है लोन, ठीक है ना, मिल जाता है लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 सी मैट, ये प्रोफाइल है आई एफ नेशनल लेवल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, ऑल्सो तापमी और कैन आई कन्वर्ट आई एफ एम आर। देखो वही कन्वर्जन वाला क्वेश्चन अगेन है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया है। देखो 2 ईयर का गैप है, बट नेशनल लेवल कुछ सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट कुछ भी है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर तुम्हारा मान लो कि कट ऑफ है, मान लो 220, मुझे याद नहीं है एनमेट का कट ऑफ, बट मान लो 220 है, तो इसका आया है 240, ठीक है।
तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, बट ठीक है। बट देखो एकेड अच्छा है, ठीक है ना, एकेड अच्छा है। 2 साल का गैप है, बट गैप उतना मैटर नहीं करता अगर ये जस्टिफिकेशन दे देता है तो ठीक है। बट एक नेशनल लेवल चीज़ है इसके पास, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है। प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी हो गई है क्योंकि एकेड भी अच्छा है, तो इसका चांसेस हो सकता है कन्वर्जन का, ठीक है। बट इसके पास अगर ये एकेड नहीं होता, 676 होता, ठीक है, नेशनल लेवल ये वाला चीज़ नहीं होता, ठीक है, तो इसको फिर मान लो कि 220 है कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल, तो 240 पे नहीं आता, या आ भी जाता तो इंटरव्यू में कन्वर्ट नहीं होता, चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता। बट अभी इसका चांसेस थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि अगर ये जस्टिफिकेशन दे देता है गैप का, स्पोर्ट्स अचीवमेंट बता देता है, एकेड अच्छा है, तो यहाँ पे चांसेस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ थी, यही मैंने लास्ट वाले मतलब क्वेश्चंस में बताया था, क्वेश्चन में बताया था, और यही चीज़ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से बता दिया क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोफाइल ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। देखो अब एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है, ये मैंने एग्जांपल में लिया क्योंकि ये रिसेंटली पूछा था। आई एम जो भी कॉलेज है, IIFM भोपाल, ठीक है। देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं ये कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, मैं इसमें क्या एडमिशन ले लूँ, कैसा है ये कॉलेज। देखो मुझे नहीं पता कैसा है कॉलेज कौन सा, क्योंकि देखो इंडिया में यार इतने सारे MBA कॉलेज हैं, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है, मुझे कैसे पता होगा। बट वही चीज़ है कि देखो सबसे श्योर शॉर्ट चीज़ क्या है, मान लो कि तुम सीमेंट देते हो, यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना परसेंटाइल 85 से 90 मान लो, मतलब ये हर इंट्रेंस एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। मान लो कि यहाँ पे 95 आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी है, तब होगा क्या, अब तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारे लीग में कौन कौन सा कॉलेज है। तो सिंपल सी चीज़ है, तुम यूट्यूब पर सर्च करो परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, ठीक है ना, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज। यहाँ पे तुमको कुछ कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, बहुत लोग बनाते हैं यूट्यूब पे। मान लो कि तुमको यहाँ पे 5 कॉलेज का लिस्ट मिला, उसमें से तुमको 3 पसंद आया, ठीक है ना। उसके बाद तुम कैसे पता करोगे कि यार इस 3 कॉलेज के बारे में कैसे पता करोगे, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सेलेक्ट एनी MBA कॉलेज। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सेलेक्ट एनी MBA कॉलेज। वहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किया है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे जो ये 3 कॉलेज तुम्हारा जो सेलेक्ट किया है तुमने, अगर इसमें वो क्राइटेरियाज मीट हो रहा है, तो इस तीनों में से तुम एडमिशन किसी भी एक में भी ले सकते हो, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया मीट हो रहा है वहाँ पे तुम एडमिशन ले लो। तो ये सबसे सटीक तरीका है। सबसे पहले तुम अपना स्कोर देखो क्या आ रहा है, वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करो कि इतने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वहाँ से एक लिस्ट निकालो। उसके बाद तुम मेरी ये वाली वीडियो देखना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे श्योर शॉर्ट तरीका यही है। यूट्यूब पे रिव्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत किया करो, मे बी पेड हो, ठीक है ना, मे बी पेड हो, कुछ कह नहीं सकते, तो मत करा करो ये सब। ये एक सटीक तरीका है, और इससे सटीक तरीका मुझे नहीं लगता कुछ है, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो जिनको भी कुछ कॉलेज के बारे में जानना है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज कैसा है, तो ये वाला तरीका देख सकते हो, ये काम करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डाउट है, भैया क्या हम प्लेसमेंट के बाद वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इसका कहना है कि क्या हम किसी कंपनी में जब काम करते हैं तो वर्क फ्रॉम हमेशा के लिए ले सकते हैं परमानेंटली, HR से बात करके। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, JP मॉर्गन है, ये बोल रहा है कि परमानेंटली तुम लोगों को 5 डेज आना है ऑफिस, ठीक है ना, परमानेंटली 5 डेज आना है ऑफिस। अब इस चीज़ पे काफ़ी बैकलैश हो रहा है, मतलब जो भी इम्प्लॉयज़ है वो नहीं आना चाहते 5 वीक, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो 3 दिन ऑफिस में होता है, और 2 दिन मेजोरिटी केस में वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है ना। वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है। अब JP मॉर्गन ऐसा अनाउंस की है, तो अब कोई आना नहीं चाह रहा है बहुत लोग, तो बहुत लोग मे बी इस चक्कर में छोड़ेंगे जॉब और दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम देखो परमानेंटली नहीं मिल सकता, ठीक है ना, परमानेंटली नहीं मिल सकता। हो सकता है तुमको मिल जाए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो एक मूडीज़ है, ठीक है ना, एक मूडीज़ कंपनी है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, मतलब मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मतलब वीक में 4 दिन है, ठीक है ना। एक दिन तुमको ऑफिस जाना है, और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, 4 दिन वर्क फ्रॉम होम है, एक दिन तुमको ऑफिस जाना है। तो ये वाला भी मिल सकता है तुमको, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा कह नहीं सकते कि 5 दिन, पाँचों का पाँचों दिन तुमको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, ऐसा पता नहीं। ये सब नहीं होता शायद मेजोरिटी केस में। क्यों ऐसा नहीं होता, देखो एक लॉजिकल रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो मान लो कि अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ, और हर सिटी में ये चीज़ एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। बैंगलोर में बात करूँ तो देखो मान लो कि ये वाला एरिया ऑफिस एरिया है, ठीक है, ये एरिया पूरा ऑफिस एरिया है। यहाँ पे जो फ्लैट्स रहते हैं, इसका रेट्स बहुत हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको बड़े शहर में यार ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। तो इस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है।
ठीक है, अब देखो लोग यहाँ पे क्यों रहना डिमांड करते हैं। देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे रेट्स क्यों हाई है। रेट्स इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लोगों का। लोग यहीं पे रहना चाहते हैं क्योंकि थोड़ी देर में वो बस ऑफिस पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट्स बहुत हाई है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो कि तुमको वर्क फ्रॉम होम देते हैं। अब यहाँ पे देखो रेट्स बहुत हाई है, तो मान लो कि तुम 50,000 रुपये कमाते हो और 50,000 तुम्हारी एक मान लो तुम्हारी एक वाइफ है या जो भी है वो कमाती है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया। अब होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे रेंट तुम पे करते हो फॉर एग्जाम्पल 25,000। ठीक है ना, एक 2 BHK का। अब तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम रहा, तो तुम क्या चाहोगे कि मैं थोड़ा सा पैसा बचा लूँ। ठीक है ना, तो तुम शिफ्ट हो जाओगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। ठीक है ना, इस वाले एरिया में यहाँ पे रेंट होगा उसी 2 BHK का लगभग 15K मान लो। ठीक है ना, तो तुम्हारा बच गया यहाँ पे 10K, 10,000 तुम्हारा बच गया। बट होता क्या है ना कि देखो रियल स्टेट में मेजोरिटी पॉलिटिशियंस वगैरह का पैसा लगा रहता है। बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा रहता है, चाहे कमर्शियल वाला चीज़ हो गया या ऑफिस का बिल्डिंग्स वगैरह हो गया या इस साइड का बिल्डर वगैरह का पैसा हो गया। मतलब बहुत बड़े लोगों का पैसा लगता है। तो जब प्रॉपर्टी का देखो, जब तुम लोग छोड़ोगे यहाँ पे, तुम लोग जब इधर साइड शिफ्ट करने लगोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड घट जाएगा। ठीक है, तो रेट्स नीचे आने लगेंगे और रेट्स नीचे आएगा तो नुकसान होगा बड़े बड़े लोगों को। ठीक है ना, जिसका प्रॉपर्टी है, जो बिल्डर है। ठीक है ना, पॉलिटिशियंस का पैसा है, जो ऑफिस के टेक पार्क वगैरह में जो पैसा लगा रहता है, वहाँ पे फिर दिक्कत आने लगेगी। ऑफिस भी जब यूज़ नहीं आएगा, जब ऑफिस भी यूज़ नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं आएगा, सब लोग दूर जाने लगेंगे, वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे, तो फिर इसी वजह से रियल एस्टेट का दाम यहाँ पे सस्ता होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना, मेजोरिटी केस में वर्क फ्रॉम होम जब भी कुछ पॉलिसी आता है तो फिर कुछ ना कुछ होने लगता है, तो ये नहीं होता है क्योंकि रियल एस्टेट क्रैश करने लगता है। ठीक है, इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम मेजोरिटी केस में नहीं होता है और कंपनीज चाहती भी नहीं है तुमको वर्क फ्रॉम होम देना। अगर कुछ कंपनीज चाहती हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है ऊपर से, तो ये चीज़ होता है शहर में। ठीक है, ये चीज़ होता है शहर में। इसका एक लाइव एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो एक कोटा है, जानते होगे तुम लोग, राजस्थान में आईटी जेई के कोचिंग के लिए फेमस रहता है। यहाँ पे पहले बहुत क्राउड हुआ रहता था। ठीक है ना, फेमस था, बट जब से ये अन अकेडमी आ गई है, फिजिक्स वाला आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह थे, यहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह थे वहाँ का रेट्स बिल्कुल क्रैश हो चुका है। तुम कभी न्यूज़ पे देखना, पता चलेगा। हॉस्टल्स वगैरह का रेट बहुत क्रैश हो चुका है। ठीक है ना, नीचे आ चुका है प्राइस, क्योंकि भीड़ ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है। डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो रेट्स गिरेगा ही। ठीक है ना, उन लोग को भी तो कंपटीशन रखना है, तो वो वाली चीज़ है। तो यही चीज़ सेम होता है तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम वाले में भी। अगर वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो तुम पैसा बचाने के लिए दूर रहोगे, और दूर रहोगे तो दूर की प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है। ऑफिस एरिया में प्रॉपर्टीज़ महंगा रहता है, यहाँ पे रेट्स गिरने लगेगा। रेट्स गिरने लगेगा तो नुकसान किसको होगा, जो रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। और रियल स्टेट में कभी रिटेल आदमी का पैसा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट ही यार 2 करोड़ से मिनिमम होता है, तो रिटेल के पास उतना पैसा ही नहीं है। मेजोरिटी यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का पैसा रहता है। ठीक है ना, और वो भी 2 नंबर का पैसा रहता है, तो उनको जब लॉस होगा तो ये चीज़ वो नहीं चाहते, और इसी वजह से वो प्रेशर बनाते हैं कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम ना दे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये साइकिल ऐसे चलता है। और समझोगे तो लॉजिकल लगेगा भी। ठीक है ना, वन ऑफ द मेन रीज़न यही है, तो होता है कि तुमको वर्क फ्रॉम होम जल्दी नहीं मिलता। ठीक है ना, जल्दी नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो सारी कंपनीज भी यही करते हैं, बट ये हो नहीं सकता। ठीक है ना, रियल स्टेट गिर जाएगा, वही वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने बोल दिया, बट ठीक है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी, एमबीए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा फाइनेंस लेबर इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ता है, मैं बता देता हूँ कि जब तुम देखो इंटरव्यू तुम 2-3 बार देते हो अपने बी स्कूल वाले जर्नी में। एक इंटरव्यू तुम तब देते हो जब तुम बी स्कूल में एंट्री लेने वाले होते हो। ठीक है, फिर एक इंटरव्यू तुम तब देते हो जब इंटर्नशिप वाला चीज़ होता है। ठीक है, एक फाइनल इंटरव्यू तुम देते हो प्लेसमेंट के टाइम। एक फाइनल इंटरव्यू तुम देते हो प्लेसमेंट के टाइम। तो अभी तुम लोग जो क्वेश्चन पूछते हो वो मेजोरिटी ये वाला क्वेश्चन है कि बी स्कूल में एंट्री लेते टाइम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अब देखो कैसे प्रिपेयर करें मैं बता देता हूँ कि मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखो अभी हम लोग उस पर बात करें कि बी स्कूल में एंट्री लेते टाइम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं वो और कैसे पूछते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे सीवी से पूछा जाता है। ठीक है ना, सीवी से पूछा जाता है। अगर तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मान लो कि तुम इंजीनियर हो, तुम्हारा कुछ बीए वगैरह का सब्जेक्ट है, जो भी है तुम्हारा, तो तुमसे बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं पूछा जाएगा। अगर तुम फाइनेंस के कॉलेज में ले जाने जाने वाले हो तब भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यार तुम पढ़े ही नहीं हो। ठीक है ना, अभी तुम पढ़े नहीं हो, तो तुमसे क्या पूछा जाएगा? तुमसे तुम्हारे इंटर्नशिप के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारा अगर वर्क एक्स है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तुम कौन से फील्ड से बीटेक किए हो या तुम ग्रेजुएशन में क्या किए हो, तुम्हारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है।
उसके बाद लास्ट में तुमसे थोड़ा सा फाइनेंस पूछा जाएगा। लास्ट में तुमसे थोड़ा सा फाइनेंस पूछा जाएगा। अब मैंने तो बोला था कि फाइनेंस तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ फाइनेंस पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत बेसिक सा फाइनेंस तुमसे इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि तुम एमबीए इन फाइनेंस करने वाले हो, और तुमको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है। अब वही इंटरेस्ट के चक्कर में तुमसे दो चार सवाल वो पूछेंगे और तुमको इस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना? तुमसे बहुत हार्ड एंड फास्ट फाइनेंस नहीं पूछा जाएगा। अब कोई बीकॉम है तो, अब कोई बीकॉम है, कोई बीबीए है, ठीक है ना, इस तरह का बैकग्राउंड है तो यार तुमसे फाइनेंस पूछा जाएगा। ठीक है ना? तुमसे फाइनेंस पूछा जाएगा क्योंकि तुम बीकॉम में पढ़ते हो। अकाउंट्स तुमसे पूछा जाएगा क्योंकि तुम पढ़ते हो सब्जेक्ट में। बीबीए से भी यही सेम चीज़, फाइनेंस और अकाउंट्स पूछा जाएगा। मेरे से भी पूछा गया था। मेरी सीवी में थोड़ा सा डेरिवेटिव्स मेंशन था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था और ये सब मेरे में सीवी में मेंशन था। मैं ट्रेड वगैरह करता था उस टाइम, तो मेरे सीवी में मेंशन था, तो मुझसे ये सब क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि ऑप्शन सेलिंग का क्या फ़ायदा है, ऑप्शन बाइंग का क्या फ़ायदा है, कब कौन सा करना चाहिए, क्या मेरिट है किसका, क्या डिमेरिट है किसका, कैपिटल किस में ज़्यादा लगता है, क्या रिस्क है ऑप्शन सेलिंग में, ये सब मुझसे पूछा गया था। ये मैं बता रहा हूँ 2022 में। ठीक है ना? बट तुमसे ये सब चीज़ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तुमसे ये सब चीज़ नहीं पूछा जाएगा इतना डेप्थ में, जब तक तुम ये मेंशन नहीं करते हो कि मुझे डेरिवेटिव्स आता है। ठीक है, अगर तुम ये सब मेंशन नहीं करते हो कि मुझे डेरिवेटिव्स आता है, तो ये सब क्वेश्चन तुमसे पुट अप नहीं होगा। ठीक है, तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली तुम समझ लो तुम्हारे सीवी में जो भी चीज़ है, जो भी तुम ग्रेजुएशन के टाइम बनाए हो, उससे तुम्हारा क्वेश्चन पुट अप होगा, तो वही चीज़ डालो अपने सीवी में जो तुम बता पाओ इंटरव्यू में। ठीक है ना? जो तुम चाहते हो कि सामने वाला मुझसे पूछे, जिसका मैं आंसर बहुत फ्लुएंटली दे दूँ, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है? इतना पैनिक करने की नीड नहीं है, चिल आराम से हो जाता है। भैया 228 पे कोई कॉलेज का कॉल एक्सपेक्ट, थोड़ा कॉलेज का एग्जांपल, ये देखो यही चीज़, ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आता है, मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। कुछ को मैंने एग्जांपल के थ्रू लिया है यहाँ पे, और सारे को मैं नहीं लिया। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पुट अप आता है। इसका सोल्यूशन देखो एक ही है। तुम अपना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज का वीडियो देखो यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू सेलेक्ट इन एमबीए कॉलेज, वहाँ पे देखो और वहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना? अब हर डिफरेंट डिफरेंट स्कोर पे कोई 220 पूछेगा, कोई 240 पूछेगा, कोई 260 पूछेगा। यार मैं यूट्यूबर थोड़ी ना हूँ, मतलब मैं ये नहीं बता सकता ना। ये तुमको मैं तरीका बता सकता हूँ, करना तुमको पड़ेगा। ठीक है? तो वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो बच्चे फाइनेंस सिलेक्टिव मिलता है सेकंड ईयर में, ठीक है ठीक है ठीक है, मार्क्स बेसिस पे या इंटर, ठीक है, मेरा मर्जी फाइनेंस। तुम क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था मेरे को पीआई में, ये मैंने बता दिया। ठीक है ना? के बाद देखो, अगर तुम फाइनेंस का सब्जेक्ट मान लो कि देखो सॉरी, होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में, एक्चुअली यार मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है। ठीक है? फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा जो सब्जेक्ट रहता है वो कॉमन रहता है। एमबीए इन फाइनेंस वाले भी वही पढ़ते हैं, एचआर वाले भी वही पढ़ते हैं, मार्केटिंग वाले भी वही पढ़ते हैं। ठीक है? सेकेंड ईयर में आके तुमको चूज़ करना पड़ता है कि फाइनेंस लोगे या मार्केटिंग लोगे या एचआर लोगे। ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये था कि कुछ चूज़, मतलब कैसे मैं चूज़ करूँ, कुछ एग्ज़ाम होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है फाइनेंस चूज़ करने का। तो देखो मेजोरिटी केस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेजोरिटी केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी कॉलेज में कुछ होता भी हो तो ये बस देखते हैं जो फैकल्टीज़ रहते हैं ये, कि तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर में फाइनेंस का सब्जेक्ट था, दो चार सब्जेक्ट रहेगा ना फाइनेंस का भी, तो दो चार सब्जेक्ट जो है फाइनेंस का, उसमें तुम्हारा स्कोर कैसा है, उसमें तुम्हारा स्कोर कैसा है। ठीक है ना? ये चीज़ कुछ कॉलेज देखती है, बट मेजोरिटी केस में ये सब नहीं होता। ठीक है ना? बट हाँ, अगर किसी कॉलेज को क्राइटेरिया लगाना हो तो ये देखेगी तुम्हारा फाइनेंस में कैसा स्कोर है। तो अगर फाइनेंस वाले सब्जेक्ट में तुम्हारा स्कोर ठीक है तो तुमको सेकंड ईयर में मिल जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? मिल जाएगा तुमको, तो वो वाली चीज़ है। मैंने बता दिया यही वाला क्राइटेरिया वाला। ठीक है? के बाद इंटरव्यू में क्या पूछेंगे तुमसे मैंने बता दिया, मेरे से क्या पूछा था मैंने वो भी बता दिया। ठीक है ना? कितने मिनट का इंटरव्यू चलेगा? देखो ये डिपेंड करता है यार, मतलब कभी कभी 40 मिनट भी चल जाता है, किसी का 30 मिनट भी चलता है। ठीक है ना? क्या चेक करना चाहते हो, क्या चेक करना चाहते हो? अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, मान लो कि वो 10 क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मैं दो चार क्वेश्चन नहीं बताता, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? देखो, तुमसे वो क्वेश्चन, तुम्हारा नॉलेज वो चेक करने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है ना? चेक करते हैं वो तुम्हारे, तुम्हारा क्लैरिटी चेक करते हैं कि तुमको क्लैरिटी है कि नहीं। ठीक है ना? तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। ठीक है ना? वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम फाइनेंस का बिल्कुल सब चीज़ तुमको आ जाए, क्योंकि अगर अभी तुम पढ़ने जाओगे, ठीक है ना, अभी तुम पढ़ने जाओगे, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो कि तुम अभी इकोनॉमी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो फाइनेंस के थ्रू। नहीं, तुम अभी पढ़ने जाओगे, तुम्हारा क्लैरिटी चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है वो सब चेक करते हैं वो, कि तुम आंसर कैसे दे रहे हो। मान लो कि तुमको कुछ आंसर नहीं आ रहा तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो उस टाइम। ठीक है ना? तो ये सब चेक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो दो चार तुम आंसर ना नहीं देते हो, तो वैसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अपना प्रिपेयर बेस्ट तरीके से करो, सो दैट कि क्वेश्चन का आंसर तुम कर पाओ। तो वही वाली चीज़ है।
देखो एक क्वेश्चन है कि सी एफ ए एफिलेटेड, ठीक है 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 देखो, जब तुम टायर टू कॉलेज देखोगे, जब तुम टायर टू कॉलेज देखोगे जो थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है ना, जहाँ का प्लेसमेंट्स अगर 12 से 13 फिक्स रहता है, इस टाइप के कॉलेज में अगर देखोगे तो ये मेजोरिटी कॉलेज जो है ना, ये सी एफ ए अफिलिएटेड रहते हैं। ये कॉलेज सी एफ ए अफिलिएटेड रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग 2 years ऑफ योर एम बी ए, अगर तुम सी एफ ए परस्यू करते हो और अगर तुमको सी एफ ए वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है कॉलेज से, तो यहाँ पे तुम्हारा सी एफ ए ज़ीरो कॉस्ट में हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा सी एफ ए ज़ीरो कॉस्ट में हो जाता है। तो क्या ये बेनिफिशियल है? हाँ यार, बहुत बेनिफिशियल है। मतलब अगर तुमको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो तुम, अगर मैं नॉर्मली करूँ तो सी एफ ए तुम्हारा 1,20,000 के आसपास लगता है तुमको लेवल वन, और ये कॉस्ट तुम्हारा कॉलेज बियर कर देती है। तो क्या कॉलेज ये सबको चीज़ दे देती है? ये क्या, ये जो चीज़ है, ये क्या कॉलेज मेरी सबको दे देगी? नहीं। देखो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर मैं आई एफ एम आर की बात करूँ हमारे बैच के टाइम की, तो यहाँ पे इन लोग कुछ टेस्ट लिए थे, शायद कुछ टेस्ट लिए थे, ठीक है ना। उस टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो ये वाला चीज़, अब तुमको सर्टिफिकेट, मतलब सी एफ इसके लिए तुम मतलब एलिजिबल हो जाते हो। बट हमारे कॉलेज में जो भी लोग इसको ट्राई किए थे वो फेल हो गए थे, ठीक है ना। क्यों फेल हो गए थे? क्या बेवकूफ़ थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। देखो यार, एम बी ए हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा, है ना। काफ़ी सारा असाइनमेंट रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, ग्रुप प्रोजेक्ट रहता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रहता है, एग्ज़ाम्स रहते हैं, क्विज़ेज़ रहते हैं। तो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहता है आदमी, ठीक है। हो सकता है उस बीच पढ़ने का समय नहीं मिला हो। तो वही चीज़ है, कुछ कॉलेज के अंदर ये चीज़ मिलता है और बेनिफिशियल ऑब्वियसली होता है। चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ को मिलने के लिए एक तुमको छोटा सा टेस्ट वगैरह कुछ देना पड़ेगा। अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो सी एफ ए स्कॉलरशिप मिल जाता है तुमको, ठीक है। उसके बाद तुम पास हो फेल हो वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ, सी एफ ए एफिलिएशन अगर कॉलेज में रहता है तो ये एक बेहतर चीज़ है। डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, अच्छी चीज़ है ये। बट वही है कि एम बी ए के साथ थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छी चीज़ है ये, रहता है किसी कॉलेज में तो अच्छा है। आई एफ एम आर में ये चीज़ है, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेज में रहता है, अच्छे अच्छे कॉलेज में ये रहता ही है, ठीक है ना। तो देख सकते हो, पैसा नहीं देना पड़ता, पैसा तुम्हारा बच जाता है। क्या कॉस्ट बचता है? वही 1 से 1,20,000 से आसपास से 1,30,000 ऐसा कुछ कॉस्ट बच जाता है। वही सी एफ ए लेवल वन का पूरा कॉस्ट तुम्हारा बच जाता है। ये वाला चीज़ है। देखो एक ये वाला चीज़ मैंने इसीलिए अटैच किया है क्योंकि तुम लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई आई एफ एम आर के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। 75 ठीक है एलिजिबल हो, 58 यहाँ पे एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेजोरिटी कॉलेज ये क्राइटेरिया डालती है कि तुम्हारा थ्रू आउट 60% होना चाहिए एकेड में। यहाँ पे ये फेल हो गया, मतलब फेल कहने का मतलब कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई। 66 होगा ग्रेजुएशन में तो ठीक है, ये तो सही है। 75 चल जाएगा, 66 चल जाएगा, बट ये 58 प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये 60 से कम है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। अब इसका स्कोर कितना है? देखो कैट में 95 है, मतलब मैटर करता है, ठीक है ना। कैट का 95% मैटर करता है। यहाँ पे अगर इसका 60 होता, ठीक है, तो आई एफ एम आर क्या, बहुत अच्छे अच्छे बी स्कूल से कॉल आ जाता है, मतलब न्यू आई एम से भी कॉल आ जाता है 95 परसेंटाइल पे। मतलब 95 परसेंटाइल यार मैटर करता है, अच्छा है। लेकिन आई एफ एम आर के लिए भी एलिजिबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60% नहीं है। और इस चीज़ को कॉलेज बहुत तरीके से देखती है। अगर तुम्हारा 99 भी रहे तो भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे कैट में। अगर कैट में 99 भी है तो भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है एक बार अपने बैच में, मतलब अपने टाइम पे, जिसका 59.9 था ट्वेल्थ में, बट उसको रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है ना। बहुत कम होता है ये, बट फिर भी रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है। 60 चाहिए ही होता है मिनिमम। तो ये वाला चीज़ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था कि 95% कैल्ट में आईएफएमआर, बट हाँ फिर भी रिजेक्ट कर देगी। क्यों? पुराने पाप है, ये पुराने पाप हैं कुछ, और पाप कह नहीं सकते क्योंकि देखो यार उस टाइम पता नहीं रहता है, ठीक है ना। कभी कुछ हो जाता है, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बट हाँ कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं रहता कि अपने को, कि बाद में हम लोगों को एमबीए परस्यू करना है, ठीक है ना। ये चीज़ पता नहीं रहता, और ये भी नहीं पता रहता कि एमबीए में इतना हार्ड एंड फास्ट एकेडमिक देखते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं, हो तो जाएगा ऑब्वियसली यार। मार्क्स वार्क्स उतना मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में। बट हाँ इनिशियल में तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वही वाली चीज़ है। ये हमेशा याद रखना कि 60% मिनिमम चाहिए होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज 60% नहीं डिमांड करती है? तो ये देखो यार, मेजोरिटी कॉलेज तो 60% करेगी। अगर तुमको किसी स्पेसिफिक का जानना है तो वहाँ पे तुम उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बहुत क्लियरली लिखा रहेगा, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो अब ये मेन डाउट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिटी यूनियन बैंक 22 लोगों को ले गई, 22 की 21 ऐसा ही कुछ नंबर था, ठीक है। मैं बताता हूँ, तो इसने बोला भयंकर मास रिक्रूटमेंट,
मैंने बोला विल अपडेट इन अपकमिंग वीडियो। देखो होता क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस पे बात करते हैं। देखो पहले समझते हैं कि मास रिक्रूटमेंट होता क्या है। पता ही होगा तुम लोगों को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मान लो कि 180 का बैच साइज है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी आई है, ए या बी। ए ले गई 22 लोगों को, बी ले गई कुछ 18 से 20 लोगों को। तो ऐसी कंपनी एमबीए में मास रिक्रूटमेंट हो जाती है। अब बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये 22 और 20, लेकिन 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 बैच साइज ही छोटा है ना। तो बैच साइज अगर 180 का है, मतलब 180 का बैच साइज है, तो ये नंबर फिर बहुत बड़ा हो गया यार। ठीक है ना, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, अब बैच साइज तुम्हारा 800 का है और एक कंपनी ले गई फिर 20 लोगों को, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हुआ ये, ठीक है ना। परसेंट में भी देखो तो बहुत छोटा नंबर है। बट अगर बैच साइज तुम्हारा 180, 200 का है, ठीक है, 200 का है, 250 का है, और यहाँ पे यार एक कंपनी आती है वो 20-22 लोगों को ले जा रही है, तो एक तरह का मास रिक्रूटमेंट ही हो गया, क्योंकि बैच साइज थोड़ा छोटा है, मतलब 22 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए ये मास रिक्रूटमेंट हो गया। देखो ये होता क्यों है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब मैं किसी कॉलेज वगैरह का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना। अब एक ओवरऑल व्यू मैं देता हूँ। तुम काफ़ी कॉलेज से कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को, बट मैं अब कॉलेज वगैरह का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो कि एक कॉलेज है XYZ, ठीक है। यहाँ पे बैच साइज है 280, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट्स वगैरह मान लो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? देखो प्लेसमेंट्स ओवरऑल हर, मतलब हर कॉलेज में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। हर हर कॉलेज में दिक्कत आ रहा है प्लेसमेंट्स में, बट फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में अभी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो कॉलेज का जो कनेक्शन रहता है, ये कॉलेज पुराना है मान लो, ठीक। अब कॉलेज का जो कनेक्शन रहता है ना, अब कॉलेज जो बहुत सारा बैच को पास किया अपने, मतलब अपने कॉलेज से, तो यहाँ पे से ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो पास आउट जो अलुमनाय हैं वो किसी कंपनी में, मान लो कि एक ए कंपनी है, इस कंपनी पे अच्छे पोजीशन पे हो, इस कंपनी पे अच्छे पोजीशन पे हो, इस कॉलेज का एक पुराना अलुमनाय। तो कॉलेज क्या करती है, कॉलेज रिलेशन बना के रखती है कंपनी से, सो दैट कि मान लो कि कभी प्लेसमेंट्स में दिक्कत हो, तो इसके थ्रू वो थोड़ा सा रिक्रूटमेंट में मदद ले ले, मतलब हायरिंग में थोड़ा सा हेल्प ले ले, ठीक है। ये हर कॉलेज में होता है, ठीक है ना, ये हर कॉलेज में होता है। और अच्छी चीज़ है ना, मतलब ठीक है यार, अलुमनाई से तुम हेल्प ले रहे हो। अलुमनाई होता क्यों है, इसीलिए तो होता है कि कॉलेज को कल को हेल्प कर पाए, तो ये चीज़ है। तुम काफ़ी बार देखे हो कि आईटी वगैरह के में जब प्लेसमेंट दिक्कत आती है, जब आईटी वगैरह में या आईएम वगैरह में प्लेसमेंट में दिक्कत आती है, तो इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन लोग बच्चों को प्लेस करवाते हैं। और ये अच्छी चीज़ भी है, मतलब अलुमनाई नेटवर्क होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो वही होता है, होता क्या है कि जो ये XYZ कॉलेज थी, इसका एक अलुमनाय है, वो एक कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है। तो कॉलेज इसको रिक्वेस्ट करेगी या बात करेगी कि ठीक है, हमारे कॉलेज में भी थोड़ा सा प्लेसमेंट का सीन चल रहा है, तुम आओ और हमारे कॉलेज में से बच्चों को ले जाओ, ठीक है। तो वही होता है, यही इसी तरीके से ये कंपनी आती है। और यहाँ पे मान लो कि 180 में से मान लो कि 100 बच्चे अनप्लेस्ड हैं अभी, ठीक है। 100 बच्चे मान लो कि अनप्लेस्ड हैं, तो ये कंपनी आई 22 को ले गई या 21 को ले गई, जो भी एक बड़ा नंबर को ले गई। फिर क्या कि अब ऐसा तो नहीं है कि इस कॉलेज का एक ही अलुमनाई होगा एक बड़े कंपनी में पोजीशन पे, और भी अगर मान लो कि 2-3 अलुमनाई है जो किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है, तो अगर इस तरीके से बल्क हायरिंग होती है, लाइक 22 इधर चला गया, फिर 18 किसी कंपनी में चला गया, 20 किसी कंपनी में चला गया, तो प्लेसमेंट्स हो जाता है, ठीक है ना, प्लेसमेंट्स हो जाता है। तो समझ गए तुम क्या मैं बोलना चाह रहा था? मैं बोलना ये चाह रहा था कि किसी भी कॉलेज का, कोई भी XYZ कॉलेज है जिसका अलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, जो कॉलेज पुराना है, जो कॉलेज स्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स करवाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्लेसमेंट्स हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना, कि मैंने ये चीज़ बोला था कि यार प्लेसमेंट्स हो जाएगा, प्लेसमेंट का इशू नहीं है। अगर कॉलेज का कनेक्शन अच्छा होता है, स्टैब्लिश्ड कॉलेज रहता है, अलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहता है, तो प्लेसमेंट तो हो जाता है। बट अब देखो यार, 20-22 जो बच्चे को ले जा रहे हैं उठा उठा के बल्क हायरिंग में, तो क्या रोल पे, क्या ये रोल बहुत अच्छा होगा, क्या ये पैकेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑब्वियसली अच्छे रोल के लिए, अच्छे पैकेज के लिए तुमको थोड़ा सा नॉलेज रहना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा तुमको नॉलेज रहना पड़ेगा, तुम्हारा स्किल सेट तुम्हारे पास अच्छा होना पड़ेगा। बट इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, और रोल भी वैसा नहीं रहता है। मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ सिटी यूनियन बैंक का, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक का एग्जांपल लूँ, हमारे बैच में क्या हुआ था, हमारे बैच में
अप्रॉक्सीमेटली मेरे को याद नहीं है, बट 15 से 20 लोगों को सिटी यूनियन बैंक ले गई थी लास्ट, मतलब हमारे बैच में, ठीक है ना, लास्ट में, क्योंकि प्लेसमेंट्स उस टाइम भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो सिटी यूनियन बैंक आई, 15 से 20 लोगों को ले गई। ठीक है, क्या रोल था? रोल था डेप्यूटी मैनेजर का। ठीक है ना, डेप्यूटी मैनेजर का डीएम होता है डेप्यूटी मैनेजर। तो ये रोल था, ठीक है। के बाद रिलेशनशिप मैनेजर तुमको नहीं मिलता है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर बहुत नीचे लेवल पे होता है। रिलेशनशिप मैनेजर तुमको मेजोरिटी केस में ग्रेड के बाद मिल जाएगा, ग्रेजुएशन वगैरह के बाद। और अगर तुम बहुत फालतू कॉलेज से हो, एमबीए किए हो बहुत नॉर्मल कॉलेज से, एमबीए करते हो नॉर्मल कॉलेज से, तो तुमको रिलेशनशिप वगैरह मिलता है। मैं दिखाऊंगा अभी पैकेज वगैरह क्या है, तो बट अगर तुम ठीक ठाक कॉलेज से एमबीए करते हो तो तुमको डेप्यूटी मैनेजर मिलता है। ठीक है ना, डेप्यूटी मैनेजर मिलता है। अब देखते हैं, बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आता है ऐसे रोल में। ऑब्वियसली देखो यार, जो अच्छी कंपनीज रहती है ना, वो कभी बल्क हायरिंग नहीं करती है। मान लो कि एचएसबीसी है, या मॉर्गन स्टैनली है, या कोई भी बार्कलेज है, जो भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये कभी भी 20-22 लोगों को नहीं ले जाएगी। ठीक है ना, कभी भी 20-22 लोगों को नहीं ले जाएगी। तुम देख लेना। ठीक है ना, जेपी मॉर्गन थी, जैसे जेपी मॉर्गन थी हमारे कॉलेज में से शायद 10-12 को ले गई होगी। ठीक है ना, एचएसबीसी थी, ये भी शायद 10-12 को ले गई होगी। मॉर्गन स्टैनली 3-4 को ले गई थी शायद। तो ऐसा चीज़ है, ठीक है ना। ये 22, और जो 22-23 का नंबर होता है ना, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो ऐसे नंबर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल तुमको नहीं मिलेगा, और पैकेज में भी दिक्कत आता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर तुम देखते हो ना, तो डेप्यूटी मैनेजर क्या करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, द मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बोथ हैंडलिंग डे टू डे ब्रांच ऑपरेशंस। अब ब्रांच का ऑपरेशन क्या होता है? ब्रांच का बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है? बिजनेस डेवलपमेंट ब्रांच का वही होता है कि तुम लोन देख रहे हो। बेसिकली मेन चीज़ यही होता है, तुम लोन पुश करते हो। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल्सो सेल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट अवेलेबल विद द बैंक। अब बैंक में क्या अवेलेबल रहता है? सेल्स। क्या तुम, बैंक बेचती क्या है? लोन बेचती है। ठीक है ना, लोन का टारगेट रहता है। मान लो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस बेचेगी। ठीक है ना, यही सब करती है। ठीक है ना, यही सब करती है। और सेल्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगा है। मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू आगे, बट यही चीज़ है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमको मेजोरिटी केस में, अगर मेजोरिटी केस में कहने का मतलब ये था कि अगर कोई कंपनी बल्क हायरिंग कर रही है, 20-22 ऐसा नंबर, तो मेजोरिटी केस में ये डेप्यूटी मैनेजर होता है टायर 2 कॉलेज में। टायर 2 कॉलेज में, और मैंने सुना है कि टायर 1 में भी आती है, कुछ आईएम्स में भी आ रही है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे वाले आईएम्स में, कुछ आईएम्स में भी आती है। और एक कोई बता रहा था कि सीए कैंपस वाले प्लेसमेंट्स में भी आ रही है, बट पैकेज बहुत ज़्यादा था, सीटीसी कुछ 20 के आसपास थी। ठीक है ना, बट वही है कि फिक्स कितना था उसको नहीं पता था ये चीज़। मैंने उससे पूछा कि फिक्स कितना है, सीटीसी तो 20 है, फिक्स्ड कितना है, तो उसको नहीं पता था ये चीज़। और सीटीसी और फिक्स्ड में यार बहुत डिफरेंस होता है। मतलब मुझे अब सीटीसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 21 लाख का सीटीसी सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब इन हैंड 67 के देती है, तो मतलब मुझे लगता है यार कि सीटीसी अब कोई मैटर नहीं करता। मतलब ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। सबसे बेहतर चीज़ है फिक्स्ड। फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है सैलरी में वो पता करो, सीटीसी कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, बताने में दूसरे को लगेगा कि हाँ यार ठीक है 21 लाख की सीटीसी है, बट यार जब इन हैंड ही इतना आएगा तो तुम खर्च कहाँ करोगे? खर्च तो तुम इतना ही कर पाओगे ना, 21 लाख तो मिल नहीं रहा। तो वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पे दिक्कत मेन यही होता है कि इस टाइप का रोल आता है, जो भी बल्क हायरिंग होती है ना, मास रिक्रूटमेंट टाइप का, वो इस टाइप का रोल आता है मेजोरिटी केस में। ठीक है, मेजोरिटी केस में तो यही मुझे प्रॉब्लम लगती है। आगे देखते हैं कुछ चीज़। देखो ये तुम्हारा कुछ ट्रैजेक्टरी रहता है। डेप्यूटी मैनेजर के लिए तुम हायर होते हो एमबीए के बाद, अगर अच्छे से एमबीए करते हो तो। नहीं तो तुम अगर बेकार जगह जगह से एमबीए करते हो, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करते हो, या तुम ग्रेजुएशन के थ्रू जाते हो, तुमको आरएम वाला रोल में मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर वाला। ठीक है, तो क्या ही मैं बोलूँ, मतलब मैंने बता दिया। वर्क लोकेशन क्या रहता है? देखो वर्क लोकेशन इसका कोई गारंटी नहीं है। देखो एमएनसी तो है नहीं, और तुम ब्रांच में काम करोगे। ठीक है, ब्रांच मतलब बैंक बहुत जगह खुली हुई है, टायर 2 सिटी में भी है, टायर 1 सिटी में भी है, टायर 3 सिटी में भी है, बैंक हर जगह खुली हुई है। ठीक है, तो अब कोई गारंटी नहीं है कि तुम मुंबई में रहो, बैंगलोर में रहो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का। ठीक है ना, तुम हो सकता है एक विलेज साइड एरिया में भी रहो, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद देखो पैकेज का देख लेते हैं। देखो डिप्टी मैनेजर जो है, उसका टोटल सीटीसी रहता है 10,20,000।
वेरिएबल कंपोनेंट अगर माइनस कर दें तो 2 लाख के आसपास इसका वेरिएबल है, तो फिक्स्ड आता है यहाँ पे 8,28,000, ठीक है ना, 8.28, ये तुम्हारा फिक्स्ड है। तो पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि पैकेज उतना नहीं रहता है। तुम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो ना कि जो कंपनी 22 लोगों को लेके जा रही है तो वो पैकेज इतना ज़्यादा मतलब कैसे ऑफर कर देगी, नहीं ऑफर कर सकती ना, 12-15 का पैकेज कैसे ऑफर कर देगी 22 लोगों को, ठीक है, नहीं ऑफर कर सकती है, ठीक है, नहीं ऑफर कर सकती है। तो वो वाली चीज़ है, तो पैकेज कम रहता है इसका। बट मेन प्रॉब्लम पैकेज भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम है रोल, मेन प्रॉब्लम है रोल। चलो आगे देखते हैं। देखो सेल्स रोल मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, मतलब क्यों मैं सेल्स रोल के अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा। देखो यार, तुम ये एच डी एफ सी का न्यूज़ पढ़ना कभी, ठीक है, उसके बाद ये कैनरा बैंक का पढ़ना, इसका एक वीडियो वायरल हो गया था। सब बेसिकली है सब सेल्स, सारा जो भी है ना, ये कैनरा बैंक में जो जॉब मिलती है तुमको, जो नीचे लेवल पे जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है, कैनरा बैंक भी बड़ी कंपनी है, एच डी एफ सी बैंक तो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, 14 लाख 15 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इसका, प्राइवेट में सबसे लीडिंग बैंक है, ठीक है ना, एच डी एफ सी बैंक। बट बात ये है कि तुम कौन से रोल के लिए जा रहे हो, तुम कौन से रोल के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो तुम जा रहे हो सेल्स के लिए, डेप्यूटी मैनेजर। जब सीवी में जॉब डिस्क्रिप्शन में जब क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल्स भी तुमको देखना पड़ सकता है, तो मतलब देखना पड़ सकता है, ठीक है। अब तुम क्या टारगेट रहता है, देखो बैंक का बेसिकली काम रहता है लोन। अब टारगेट ये रहेगा कि अगर तुम मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्स वाई जेड कोई एरिया, यहाँ पे तुम डिप्टी मैनेजर हो, ठीक है, तुमको टारगेट ये रहेगा कि तुमको मतलब इस क्वार्टर में कोई एक्स वाई जेड करोड़ का लोन का टारगेट पूरा पूरा करना है, ठीक है ना। अब ये होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारा लोन होता है, बिजनेस लोन हो सकता है, बहुत सारा लोन होता है, बाइक लोन होता है, कार लोन होता है, अब तुमको ये टारगेट पूरा करना है। अब प्रॉब्लम ये आता है ना कि यार देखो, तुम्हारा बैंक मान लो कि तुम एच डी एफ सी में हो, ठीक है, तो बस तुम्हारा ही बैंक तो नहीं है इस एरिया में, आई सी आई सी भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, एस बी आई भी है, कोटक महिंद्रा भी है, ठीक है ना, बहुत सारी बैंक है, एक्सिस भी है। अब कस्टमर देखो, कस्टमर तो उसके पास जाएगा ना जो बैंक उसको सबसे अच्छा ऑफर करती है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि एच डी एफ सी हमेशा बहुत बेस्ट हो, ठीक है ना, हो सकता है एक्सिस बैंक उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रही हो, तो वो चला जाएगा एक्सिस बैंक के पास, ठीक है ना। अब मान लो कि तुम एच डी एफ सी बैंक में हो और तुम अपना प्रॉपरली टारगेट मीट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा जॉब जाने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जॉब जाने का चांसेस तुम्हारा बढ़ जाता है। तुम्हारे मैनेजर की साइड से तुमको थ्रेट मिलेगा कि यार तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारा इंसेंटिव कम हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशंस रुक जाएगा। तो सेल्स में यही सब बहुत सारा प्रेशर है। बहुत टाइम मैनेजर बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है कि सेल्स के लिए मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता। और सेल्स मुश्किल है यार, मतलब मुश्किल है सेल्स, ठीक है ना। एमबीए के बाद अगर तुम ढंग से पढ़ने के बाद अगर ये सब काम करोगे, सेल्स मुझे करना पड़ रहा है, तो बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। एक रोल आता था बायजूस में, एक रोल आता था बायजूस में, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट करके। नाम तो बड़ा है, ठीक है ना, नाम तो बहुत बड़ा है, बट बिजनेस डेवलपमेंट यही होता है कि सेल्स बढ़ाना। तो सेम काम तुम्हारा डेप्यूटी मैनेजर वाले काम में भी होता है, ये भी एक तरह का बिजनेस डेवलपमेंट ही है, ठीक है ना। मुझे पता है ये चीज़, ये भी एक तरह का बिजनेस डेवलपमेंट है, और तुमको यहाँ पे सेल्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुमको एफडी का फिक्स डिपॉजिट का टारगेट रहेगा कि इतना एफडी अकाउंट खुलवाओ, ठीक है ना, इतना एफडी करो। फिर रिकरिंग डिपॉजिट रहता है आरडी, इतना आरडी का अकाउंट खुलवाओ। यार आरडी मुझे बताओ कि 2025 में भाई आरडी कौन खोल रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कि आरडी कौन खोल रहा है, तो मुझे बताया गया कि कोई नहीं खोलना चाहता है। लेकिन बैंक का टारगेट है, बैंक का प्रेशर है, तो खुलवाना पड़ेगा किसी से। कोई कस्टमर आरडी नहीं खोलना चाहता। आरडी मतलब क्या होता है, आरडी मतलब बेसिकली एक तरह का एसआईपी होता है, ठीक है ना। एसआईपी तुम स्टॉक मार्केट में करते हो, आरडी तुम्हारा बैंक में चलता है, कि तुम पर मंथ बैंक में कुछ पैसा जमा करते हो और तुमको 7 या 6% का रिटर्न मिलता है। तो यार ये क्यों करेगा कोई, ठीक है ना, ये क्यों करेगा, बट कोई कस्टमर क्यों लेगा। तो इसी वजह से डिप्टी मैनेजर या जो मैनेजर है वो परेशान रहता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है मार्केट में, और बैंक प्रेशर डाल रही है कि तुम बेचो। यार कैसे बेचो, कैसे बेचूँ मैं, कोई ले ही नहीं रहा तो कैसे बेचूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसीलिए मैं सेल्स के हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ, इस टाइप के सेल्स में। तुम न्यूज़ वगैरह देखना, ये पढ़ना आर्टिकल, ये कैनरा बैंक का पढ़ना, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करो तो मिल जाएगा, एच डी एफ सी का भी है। तो ये इसीलिए सेल्स बहुत दिक्कत करता है।
तो मास रिक्रूटमेंट में यही प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी कंपनी में जो एमबीए में मास रिक्रूटमेंट होता है, मेजॉरिटी कंपनी में मतलब मेजॉरिटी कॉलेज में जो मास रिक्रूटमेंट होता है ये वो ऐसे रोल के लिए होता है, डिप्टी मैनेजर। ये रोल मैंने बहुत पहले सुना था और अभी भी सुनता ही आ रहा हूँ। अब तो मुझे कुछ ज़्यादा पता चल गया है जेडी वगैरह देख के। यहाँ पे जब क्लियरली लिखा हुआ है सेल्स तो मतलब ठीक है, समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। और पैकेज भी यार बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पैकेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे बेहतर है कि तुम मेहनत करो और किसी अच्छे कंपनी में जाओ। पर ठीक है, बाई चांस कि अगर यहाँ पे प्लेसमेंट हो भी जाता है इस टाइप की कंपनी में, तो इस टाइप की कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो ये ठीक है यार, 2-3 साल करो बट कुछ सीएफए वगैरह करके, एफआरएम वगैरह करके यहाँ से निकलो। ठीक है ना, यहाँ से निकलो। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस तरह का जितना रिस्क है ना उतना रिवॉर्ड नहीं है। जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड नहीं है। तो यही वाली चीज़ मुझे बताना था। अब तुम लोग पूछोगे कि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है अब कंक्लूजन पे चलते हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी आईएफएमआर वाली, उसमें प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। तो देखो, ऐसी ही कंपनीज आती हैं और फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है ना, प्लेसमेंट्स मैंने बोला था कि हो जाता है, बट वही है कि किस तरह का प्लेसमेंट हो रहा है। फीस यार कम नहीं है ना, 18 लाख का फीस है। तो वही चीज़ है कि देख लो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा कि तुम एडमिशन लो नहीं लो, मेरा ये सब बोलना है ही नहीं। मैं कुछ चीज़ें मुझे पता चलती है तो मैं बता देता हूँ। डिसीज़न तुम लोगों को लेना है तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो डाउट्स तो मैंने यार सारे क्लियर कर दिए। तो वही वाली चीज़ है कि देख लेना, जो मेजॉरिटी कॉलेज में जो ये बल्क हायरिंग होती है या मास रिक्रूटमेंट टाइप की चीज़ होती है वो ऐसे रोल्स के लिए ही होती है। हाँ, बैंक का नाम बदल जाएगा कभी एक्सिस हो जाएगा, या कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। ठीक है ना, बजाज फाइनेंस भी हो सकता है, एक्सिस बैंक की भी हो, मतलब एक्सिस तो हो गया, आईसीआईसीआई हो सकता है, कोटक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो डाउट्स मैंने सारे क्लियर कर दिए। एक साउंड डिसीजन लो। और किसी को कुछ पूछना हो तो यार, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ अभी। तुम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, मैं एक्टिवली रिप्लाई दे देता हूँ। लाइक तुमको मुश्किल से 20 से 30 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और किसी को कुछ अर्जेंट पूछना हो, मतलब कुछ पर्सनलाइज टाइप का पूछना हो, अर्जेंट नहीं हो, तो तुम इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। ठीक है ना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मौसम सीज़न थोड़ा सा चेंज हो रहा है और आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब चल रही है अभी। ठीक है, तो ठीक है, मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक्स। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और जितनी क्लैरिटी मुझे देनी थी मैंने बता दी। बाकी ठीक है, थैंक्स।